मैं अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करता हूं कि मेरे को देश की राजधानी में, देश की दिल की धड़कन में भारत देश की सेवा करने का मौका मिला। नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आज हम एक ऐसे शख्स की जर्नी समझने वाले हैं जिनकी लाइफ खट्टी मिट्टी रही, जिनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी उनकी हमारे दृष्टिकोण से, और हम उनकी जर्नी से क्या बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे वो आज हम उनसे पर्सनल डिस्कस करेंगे। और हमारे पास ऐसे 5-6 सवाल मैंने नोट किए हुए हैं जो हम उनसे बीच बीच में कंसल्ट करेंगे, जो कि आदमी का एक IQ लेवल भी टेस्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ें उन पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और वो जो अपनी लाइफ में अचीव करे वो काबिल तारीफ़ है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। क्योंकि देखो, जो भी आदमी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ अचीव करता है उसके पीछे की जर्नी स्ट्रगल जरूर होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन प्रयास किया और वो चीज़ आपको रातों रात मिल जाती है। जो भी चीज़ आज आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको दिन और रात आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं आप उसमें कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के सिद्धांत अलग अलग काम करते हैं। कोई 5 घंटे काम करता है, कोई 10 घंटे काम करता है, कोई वीकली काम करता है। मतलब दृष्टिकोण, हमारा सिद्धांत कैसा होता है, हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो हमारा महत्वपूर्ण होता है। तो हम राम सहाय यादव, हमारे अजीज बड़े भाई के जीवन यात्रा को, सफ़र को समझने वाले हैं, जिनकी लाइफ बहुत, मैं बोलूँगा, अच्छी भी नहीं रही, बहुत बुरी भी नहीं रही, लेकिन मिला जुला उनका संतुलन रहा। और उनकी लाइफ में हम क्या चीज़ें सीखेंगे वो हम आज उनसे डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते बड़े भाई। नमस्ते। नमस्ते। हम आज इस सेशन के माध्यम से आपके जीवन यात्रा को समझना चाहते हैं और आपकी लाइफ का क्या सफ़र रहा, कैसे आपकी अचीवमेंट आपने अचीव करी, वो हम सारा कुछ आज के इस सेशन के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो हमारे 5-7 सवाल है जो हम आपसे बीच बीच में अलग अलग हमारे सवाल जो हम आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपकी जीवन यात्रा को जानना चाहेंगे। जीवन आपका कहाँ से शुरू हुई, आपकी एजुकेशन लाइन कहाँ से शुरू हुई, और आपने जो अचीवमेंट की वो उसका मोटा मोटी एक आप हमें यात्रा बताइए आपकी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये जो लोगों की जर्नी उसको आप लेके और पब्लिक के सामने रख रहे हैं। उससे एक तो जो नया यूथ है उसको इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमारे बड़े और जो हैं उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया, उसमें कैसे उन्होंने अचीवमेंट लिया, क्या क्या उनके सामने स्ट्रगल आए। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि इस टाइप से वो लोग उनके सामने कठिनाई आई, कैसे उन्होंने उसको उस बात का अचीव किया जी। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है आपकी कि आप लोगों के सामने ऐसी चीज़ें उजागर कर रहे हैं और उनसे उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा कि उनके सामने अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो वो उससे कैसे लड़ सके जी। राम साय हमारे बड़े भाई, हम आपसे एक बात बोलूँगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप लोगों की मन की बात और उनकी जर्नी लोगों के सामने रख रहे हो, उनसे हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन मैंने जो ये जर्नी स्टार्ट करी, हो सकता है आपको मालूम नहीं है, मैंने ये चीज़ अनाउंस भी कर दी है अभी रिसेंटली कि मैं अपनी खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट एक अनुज जी के सर जो MGI के डायरेक्टर थे, उनकी मैंने जर्नी समझी थी और उनसे मैंने सवाल भी कंसल्ट किया था कि सर मैंने एक्चुअली जर्नी स्टार्ट क्यों करी, क्योंकि मैं क्या है कि मेरी जो बोलने की जो हैबिट है उसको, स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मेरा गोल है वो बहुत आगे तक का जाना है। और आपने जो बताई कि आप जब लोगों की जर्नी समझते हैं, जैसे मैं आपकी लाइफ से क्या चीज़ सीखने वाला हूँ, मैं बाकायदा उसको मेरी बुक्स में नोट करूँगा, और जो आपकी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ रही मैं उसको फिर मैं मेरी लाइफ में अमल करता हूँ। तो इसलिए मैं लोगों की जर्नी समझता हूँ। और हम इस चैनल के माध्यम से जो लोगों की जो जर्नी होती है वो नए यूथ को हम इंस्पायर कर पाएँ, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाएँ, इसलिए हमने ये जर्नी लोगों की समझनी शुरू करी है। तो आप अपना जीवन यात्रा का सफ़र हमें बताइए सर। जीवन यात्रा का सफ़र तो वैसे तो अगर एजुकेशन हिसाब से देखेंगे तो लगभग सभी का एक ही होता है कि जो एजुकेशन लेनी होती है। बस केवल फ़र्क इतना होता है कि चलना आपको भी है, चलना मेरे को भी है। चल कैसे रहे हैं बस इतना सा फ़र्क होता है, नहीं तो चलना तो सभी को है, लेकिन चल कैसे रहे हैं, पहुंच कैसे रहे हैं। आप 10 किलोमीटर की रनअप है जी, 10 किलोमीटर रनअप चलने के लिए 1 घंटे का टाइम मिला है अपने को जी। आप रेगुलर चल रहे हैं, आपने कोई गलती नहीं की,
लेकिन आपकी स्पीड ऐसी थी कि आप वहाँ पे 65 मिनट में पहुँचे तो कोई मतलब नहीं रहा। आप चले हैं, रेगुलर चले हैं, लेकिन एम तक पहुँचने में आपने एम पर पहुँचने का टाइम जो था वो सेटल नहीं किया जी। मैं यही सबसे बड़ी बात मेरे जीवन की यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि कोई भी चीज़ है, एक अपन किसी भी बर्तन में पानी लेंगे और उसके नीचे आग लगाएंगे, उबालेंगे उसको। जी जी। तो हम आग को इतना डाउन रखेंगे कि वो पानी कभी उबल ही नहीं पाएगा। जी। वो आग अपन उसको रेगुलर दे रहे हैं जी, लेकिन वो उबल ही नहीं पाएगा, तो वो अपना जो उसका जो उबालने का पर्पस था वो उबल ही नहीं पाया। जी। तो अपने को, मेरे कहने का मतलब है कि टारगेट अपने लिया है उसको उबालने का, तो कम से कम उसको उतनी आग देनी पड़ेगी जितने तो हाँ कम से कम उबल पाए। तो अपना एम है कि किसी चीज़ को पाने का, तो कम से कम उसको पाने जितना तो वो लेके चलो। जी, समझ गए। अगर आप वही चीज़ नहीं लेके चल रहे हो, अब मेरे को पता है कि मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन उसको पाने जितना तो कम से कम एफर्ट लेके चलना पड़ेगा ना, जब तो पहुँच पाऊँगा। मतलब ये सही मायने में एक बात हमें बहुत बड़ी समझा रहे हैं कि आपको डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। अब आप ये मानते हैं कि मुझे सिंगर बनना है, आप रोज बाथरूम में बैठे बैठे गाने गा रहे हो, उससे आप कभी सिंगर नहीं बन पाओगे। आपको बनना है तो उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो करनी पड़ेगी आपको। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि अगर आप 10 किलोमीटर रनिंग अगर आप करना चाहते हैं, उसको आपको 1 घंटे में अचीव करना है, तो 1 घंटे से पहले के समय में आपको अचीव करना है, तभी आप वो चीज क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप 1.5 घंटे में या 90 मिनट में या 70 मिनट में उस चीज को अचीव कर रहे हैं, तो आपका करना और नहीं करना बराबर है, मतलब व्यर्थ है। तो बहुत बड़ी सीख है, हमें ये चीज़ बहुत बड़ी अपनी लाइफ में अमल करनी चाहिए। जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको पूरे एफर्ट से उस चीज़ में अपनी जान झोंकनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ के नज़दीक पहुंच पाएंगे। जी सर। अब आपने भी सवाल पूछा कि लाइफ की जर्नी। जी, भाई आपका एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ? एजुकेशन स्टार्ट तो वही है, लेकिन इसमें जो टर्निंग पॉइंट आए थे जी, जो टर्निंग पॉइंट है मेरा 6th क्लास से। जी, 6th क्लास में फर्स्ट टाइम इंग्लिश सिलेबस मेरा फर्स्ट टाइम 6th क्लास में स्टार्ट होता। आज तो बच्चे है ना नर्सरी में भी जाते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, और हमारे टाइम में 6ठी क्लास से तो इंग्लिश ABCD हमने सीखी थी। तो आज कितना हम आज के बच्चे से तो 9-10 साल तो वैसे ही पीछे हो गए जी, लेकिन फिर भी हमने 6ठी क्लास में भी इंग्लिश स्टार्ट करके और हम काफ़ी अच्छे मुकाम पर रहे जी। 6ठी क्लास में पहली बार प्राइवेट स्कूल में गया। मेरे परिवार की इतनी स्थिति नहीं थी कि मेरे को प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड कर पाए जी। माताजी मेरी मजदूरी करती थी, पिताजी मेरे मजदूरी करते थे। मजदूरी करते करते वो मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए। ये उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मेरी ताई से और ये परिवार से उधार पैसे लेके मेरा एडमिशन करवाया था डी सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में। आज मैं वो पल अगर याद करता हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन और वो पैसे भी मेरी माँ ने बहुत टाइम बाद में उनको दिए थे जी। वो भी मेरे को पता है, लेकिन फिर मेरे को ये उसी टाइम से ये पता था कि मेरे को अगर अपन ही इस सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि माँ मजदूरी करती थी और पिता भी मजदूरी करते थे। मजदूरी से अगर अपन चलना चाहेंगे तो नहीं चल पाएंगे जी। तो फिर मैंने वहीं से अपना टारगेट सेट किया था। फिर हमारे 8th क्लास में जाते जाते हमारे को ऐसे गुरु मिले कि उन्होंने सारा कायाकल्प ही चेंज कर दिया था। गुरुजी थे, हमारे बड़े भाई थे और गुरुजी भी थे। एक तो रामकरण जी हैं जो साधु राम जी मार साहब हैं ना, उनके भतीजे। अच्छा। और एक गुरुजी थे हमारे प्रकाश जी, दौल दादा है जी, उनके बड़े लड़के। अच्छा। वो हमारे 8th क्लास के टीचर थे। उन्होंने हमारे को इतना मोटिवेट किया कि हम
वहाँ से अपना मंजिल उन्होंने हमारे को मंजिल दिखाना शुरू कर दी थी। वो वहाँ पे मंजिल है, अच्छा, चलो उठो भागो दौड़ो। लेकिन वहाँ से फिर हमने अपना लाइफ का जो गोल लेना था ना, वो गोल वहाँ से हमने सेट किया था, ये गोल है अपना। 10th क्लास हमने पास की। 11th के अंदर मैं और मेरा क्लासमेट और मेरा भाई क्या नाम है, विकास यादव, वो थे, हम दोनों साथ थे। हमने दोनों ने 10th क्लास की डी सिद्धार्थ स्कूल से। तो 11th में आ जाता है सब्जेक्ट लेना। परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि ये बता पाए कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, इससे ये बनते हैं। यही नहीं पता होता था कि आप ये सब्जेक्ट लेने से आप ये बन जाओगे, ये सब्जेक्ट लेने से ये बन जाओगे। मेरी मैथ अच्छी थी जी, मैथ बहुत अच्छी थी। तो बस वो जुनून था कि मैथ लेनी है। और उस टाइम ये थोड़ी पता था कि इंजीनियर बनते हैं मैथ से, पुलिस वाले नहीं बनते। लेकिन वो +2 मैंने मैथ से पास की। अच्छा। फिर उसके बाद में परिवार की आर्थिक स्थिति तो सुधारने वाला कोई था ही नहीं। माँ पिताजी ये सब मजदूरी करते थे जी जी। वहाँ पे जाने के लिए जैसे अपन इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको बाहर छोड़ेंगे, कोटा छोड़ेंगे, तो वहाँ पे लाख 1.5 लाख रुपए तो कम से कम फीस होती थी। तो वो और घर से बाहर रहना, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी जी। फिर +2 के बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन के लिए फिर मैंने आर्ट चुनना ही बेस्ट समझा जी। कि मैं आर्ट से अपना वो करता हूँ, ग्रेजुएशन करता हूँ और उसके बाद में अपना एम तक पहुँचता हूँ जी। मैंने ग्रेजुएशन ली। ग्रेजुएशन लेने के बाद में ग्रेजुएशन में तो लगभग क्लासें इतनी अटेंड नहीं करनी पड़ती। तो क्लासें मैं अटेंड करने के साथ साथ मेरे को साइड जॉब करना पड़ा। मेरी स्थिति इतनी दयनीय थी कि साइड जॉब ज़रूरी हो गया था। साइड जॉब क्या था, बड़े भाई साहब है राम अवतार जी, मैं आज उनका कभी किसी भी हालत में उनका जो मेरे ऊपर कर्ज है मैं भुला नहीं सकता। अच्छा। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। उनके पास सरस डेयरी थी, मैं उसको मेंटेन करता था। अच्छा। शाम सुबह चलाता था, उसका जो लेखा जोखा रखना और मेंटेन करना वो मेरे हाथ में था। उन्होंने मेरे को हर जगह, कभी भी मेरे को कहीं भी जाना होता था, कुछ भी करना होता था, मेरी तनख्वाह भी नहीं बनी होती थी तो भी वो मेरे को पैसे के लिए कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू ये गाड़ी लेके जा रहा है तो मैं गाड़ी नहीं दूंगा। या मैंने उसको जब भी जो भी मर्जी है ना उनको बोला है, उन्होंने मेरे को हमेशा कोऑपरेट किया है। अच्छा। हमेशा मेरे को बस अपने छोटे भाई राकेश की तरह समझा और ट्रीट किया और मेरे को गोल तक पहुंचने में उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। ग्रेजुएशन हुई मेरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, जब तक मैं वो डेयरी पे रहा और उसी टाइम पे फिर मैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में देता रहा। कंपटीशन के एग्ज़ाम देता रहा और फिर मैं 2008 में फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गया। तो वहाँ आज तो अपन जाते हैं ना तो जैसे कि आज तो बहुत नेटवर्क है जी। लेकिन उस टाइम पे कोई भी जानने वाला दिल्ली था नहीं जी। तो वहाँ जाना और कभी चौबू से बाहर नहीं निकले और फर्स्ट टाइम दिल्ली जाना, वहाँ का तो माहौल देख के ऐसे लग रहा कि यहाँ कौन देखता होगा अपने को, कौन पूछ। और फिज़िकल करने गए वहाँ हरियाणा के, यूपी के, पंजाब के ऐसे बड़े अच्छी सेहत वाले लड़के, उनको देख के मैं सोच रहा, मेरा उस टाइम वेट इतना 48 kg था। तो मैं देख रहा यार इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, ये अपने को कहाँ पुलिस में भर्ती होने देंगे, इनके सामने हम कहाँ फिजिकल कर पाएंगे। अच्छा। लेकिन जब रेस का टाइम आया हमने अच्छा रेस किया और खैर हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया था, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो पाया। अच्छा। उसके बाद में परिवार की परिस्थितियाँ भी मैंने ठीक की और आज जो जिस मुकाम पे बैठे हैं वो सब दिल्ली पुलिस की देन है। अच्छा। और मैं दिल्ली पुलिस को बहुत लाइक करता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि मेरी जॉब थोड़ी ऐसी है, ऐसा है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरी जॉब ऐसी है। अच्छा। मैं अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे को देश की राजधानी में, देश की दिल की धड़कन में भारत देश की सेवा करने का मौका मिला और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। ये मेरे जर्नी रही। हमने
इनके जर्नी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और जो इन्होंने डिटेल में बताई वो अगर आपने सही मायने में समझी है तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को देती है। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा 2 मोमेंट जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि एक इनका सहयोग जो इनको मिला, इनके रामोतार जी बड़े भैया जो इनका भरपूर इनका सहयोग किया। और एक चीज़ जो हमें भी समझनी चाहिए कि हमारे अभी का जो हमारा ये समय है, अभी जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इस सफ़र में हो सकता है कोई आपका साथ ना हो, लेकिन एक इंसान आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा महत्वपूर्ण रोल ज़रूर निभाता है। वो किसी भी मायने से हो सकता है, आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है, आपकी परिवार की ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है, मतलब कोई ना कोई ऐसे आपके परिवार में ज़रूर होता है जो आपको संभालता है। तो वो भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है, उसको आपको पहचानना है। नंबर 2 कि इनके परिवार की जो फाइनेंशियली कंडीशन थी वो बहुत वीक थी। इनके मम्मी और पापा मतलब मजदूरी करके पेट पालते थे, और उस समय इनके दिमाग में एक सनक बैठी कि अगर कुछ करना है तो वो मुझे करना है, तभी परिवार को मैं बेहतर स्थिति में ला करके खड़ा कर सकता हूँ। नहीं तो जो पिता और माता ने जो इनके लिए किया वही काम मुझे भी मेरे परिवार के लिए, छोटे बच्चों के लिए कर पाऊंगा, तो फिर मेरी ज़िंदगी या मेरा परिवार कभी भी ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगा। वजह जो भी हो, आपको बस अपने अंदर एक मोटिव पैदा करना है, वो किसी भी रूप से आप ले सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी एक बेहतर चीज़ कि इन्होंने 3rd अटेम्प्ट में अपनी उस एग्ज़ाम को फाइट किया। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। फर्स्ट इनका कांस्टेबल में था शायद, कांस्टेबल। सेकंड में अभी इनका हेड कांस्टेबल में 2 दिन पहले इनका प्रमोशन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप सभी को आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला है। नहीं सर, आप इस चीज़ के हकदार हैं, इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखो, हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होती है, और बगैर स्ट्रगल के आपकी लाइफ में सक्सेस कभी नहीं आएगी। या तो आप चमत्कार से बनेंगे, तो चमत्कार से गलती से बन गए तो वो सक्सेस आपकी कुछ दिनों की होगी, लेकिन अगर आप चैंपियन हकीकत में बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये स्ट्रगल की जर्नी जरूर बनेगी, इस बात को याद रखना। सर, हमारा दूसरा सवाल, आपकी लाइफ का सबसे बेहतर समय जिसको हम बोलेंगे आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट, जिसको आप दोबारा जीना चाहेंगे, जो लगभग हम हर इंसान की जर्नी से लेना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ का वो सबसे बेहतरीन समय क्या रहा जिसको आप दोबारा जीना चाहेंगे? सबसे बेहतरीन समय तो जब आ गया था, जब आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गए जी। फाइनेंशियल की तो अब इतना दिक्कत नहीं थी कि तनख्वाह आ जाती थी जी। उसके बाद में अपने फ्री माइंड अपन हो गए जी। उसके बाद में जो जीने का जो मज़ा आया, वो जैसे हॉबी थी सबसे पहले मेरी, कभी भी उस हॉबी के चक्कर में तो कई बार घर वालों से डांट क्या पिटाई भी खानी पड़ जाती थी। अच्छा। कि क्रिकेट खेलने चले जाते थे, मम्मी भी पीछे पीछे ना डंडा लेके ग्राउंड में पहुंच जाती थी। तो फिर उसके बाद में जब जॉब लग गए तो फिर तो कोई कहने वाला ही नहीं था, फिर तो भाई ठीक है जाओ खेलो कोई बात नहीं है। तो क्रिकेट खेलना और अपना ड्यूटी करना, परिवार से मिलना, मैं हमेशा परिवार से मिलने का मेरा इतना रहता था। ड्यूटी टाइम जैसे ही हुआ और एक दिन का भी मेरे को रेस्ट मिल जाता था ना ड्यूटी से, तो मैं सीधा ट्रेन या बस जो भी उस टाइम पे, रात चाहे 12 बजे भी मेरे को ड्यूटी फ्री हो गया, अगले दिन का रेस्ट है ना, तो मैं 12 बजे भी बस या ट्रेन पकड़ के सीधा घर पहुंच जाता था। अच्छा। और वो इसलिए कि कल यार ये मैच होगा, ये खेलेंगे, घर पे परिवार से मिलेंगे। तो ये वो मोमेंट है ना जो जॉब लगने के बाद में, जो फ्री माइंड हम घर परिवार से मिलते थे, खेलते कूदते थे, वो सबसे मेरा बेस्ट मोमेंट था। हाँ जी। दूसरे सवाल से हमें एक जवाब मिला और वो काफ़ी अच्छा है कि हम जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं और हम गलती क्या करते हैं उस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए। हम पहले उन शौक को पूरा करते हैं जो हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, मतलब हम प्राथमिकता उस काम को देते हैं जो हमारे लिए सेकेंडरी होता है। इन्होंने क्या बोला कि पहले मेरा गोल अचीव किया। देखो, आपका बचपन होता है, उसमें आप सब चीज़ें करने के हकदार होते हैं, लेकिन ये चीज़ भी आपको समझना ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट, आपका विजन आपके फ्यूचर के लिए फिक्स होना ज़रूरी है। अगर आप भटक गए तो फिर फ्यूचर का बर्बाद होना तय है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई और फिर जब इनको एक दिन का भी समय मिला तो इनका जो पैशन है
क्रिकेट खेलना, जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसको शायद वो आज भी फॉलो करते हैं। और वो हर इंसान की लाइफ में देखो कुछ अच्छी चीज़ें होती है जो इनकी लाइफ में फेवरेट थी, क्रिकेट खेलना, जो शायद आज भी खेलते हैं, और वो आपके फिजिकल के लिए फिट रहना भी जरूरी है। वो चीज़ आप उस दृष्टिकोण से भी सही मान सकते हैं। अब तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा फल है जिसके ऊपर पत्ते लगते हैं? सवाल को समझना, आप भी वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाना कि ऐसा कौन सा फल है जिसके ऊपर पत्ते लगते हैं। बताइए सर। ऐसा कौन सा फल है जिसके ऊपर पत्ते लगते हैं? पत्ते होते हैं, ये वो लगे हुए होते हैं, मतलब फल के ऊपर। वो मक्का तो नहीं है? मक्का जैसे अपन भुट्टा लेते हैं जी, उसके ऊपर भी शायद उसके लेयर होते हैं, उन्हीं को तो पत्ते। जी, पत्ते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने हमारे पहले सवाल को बहुत इजीली सही तरीके से हमें जवाब दिया। अब आप भी सोचना आपने सही वो सेटअप, माइंडसेट क्लियर किया कि नहीं किया। एक मक्का होता है, एक भुट्टा होता है, इन्होंने बहुत इजीली हमें आंसर दिया। जिसके ऊपर हम पत्ते ही बोलेंगे, वो एक प्रकार से पत्ते होते हैं जिसको हम छील करके हम उस भुट्टे को सेकते हैं और फिर हम उसका आनंद लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त रहा आपका आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपका, कि आपकी लाइफ का, अगर आपको याद हो तो आपकी लाइफ का सबसे बुरा समय, जिसको मैं बोलूँगा सबसे गलत समय, जिसको आप भूलना चाहेंगे, वो आपकी लाइफ का क्या रहा? भूलना तो नहीं चाहेंगे, भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल सकते जी। और सबसे बुरा समय मेरा ये रहा कि मेरे पिताजी मेरे को एक ऐसे मोड़ पे साथ छोड़ के गए कि मैं उसको भूल नहीं सकता। क्योंकि उस टाइम मेरा सबसे करियर का सबसे अच्छा, मैं जब आपको बता रहा था कि आपने मेरे को पूछा कि आपका सबसे बढ़िया टाइम कौन सा रहा, तो जॉब लगने के बाद में जो फ्री माइंड में जो भी घूम रहा था, सोच रहा था, अपना जो भी मर्जी आ रहे थे कर रहे थे, उसके बाद मेरे पिताजी 2015 के अंदर मेरे को अचानक साथ छोड़ के गए। वो मेरे लिए सबसे बुरा समय रहा और उस समय को भूलना तो कैसे चाहेंगे, भूल के भी नहीं भूल सकते। जी जी बिल्कुल। और मेरे पिताजी मेरे लिए आदर्श थे, हैं और रहेंगे जी। उन्होंने मेरे को, वो पहले मजदूरी करते थे, बाद में उन्होंने अपना एक गाड़ी लाइन में उन्होंने अपना धंधा सेट किया। जी जी। तो बच्चे होते थे हम तो इन गाड़ियों के पास चले जाते थे, तो वो हमेशा मेरे को यही कहते थे कि मेरे को कहते क्या था, मेरे को कभी भी वो अपने उससे, उनका जो जॉब था ना उसकी तरफ आने नहीं देते थे। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे उस गाड़ियों की तरफ चला जाता तो उनकी सोच ये थी कि ये इधर आ गया तो इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और वो मेरे को उस तरफ बिल्कुल भी भटकने नहीं देना चाहते थे। और वो मेरे को कभी भी उस लाइन की तरफ देखने ही नहीं दिया उन्होंने मेरे को। उनका यही उद्देश्य था कि मैं तो खैर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम मेरा फ्यूचर ये है, बच्चे हैं। और उन्होंने जैसे भी करके और मेरे को पढ़ाया लिखाया। लास्ट मोमेंट में जब मैं दिल्ली गया, हालांकि मेरे को एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतना दिल्ली जाते हैं खर्चा भी देना पड़ता है। मैं मेडिकल के लिए जा रहा था तो उन्होंने मेरे लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था करी थी। वो मैंने बाद में उन्होंने दिया। तो वो उनको, जिनको बाद में दिया ना, जब मेरे को पता लगा कि इन्होंने मेरे लिए 10,000 रुपये किसी से कर्ज लेके और मेरे को उन्होंने भेजा था, और वो 2 साल बाद में जब दिया ना, जब मेरे को पता लगा कि किसी से वो पैसे उधार लिए थे। हालांकि उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बाद में उनमें से खर्चा तो होना ही था, लेकिन मेरे को अगर पता होता तो शायद मैं कुछ कम करवा पाता कि भाई इतने नहीं लेने हैं, इतने की क्या ज़रूरत है। इनके फोर्थ जवाब से हमने एक चीज़ समझी कि कुदरत समय ज़रूर लेगी आपको सक्सेस देने में, और कभी कभार ये कुदरत हमें परेशान भी करती है। एक समय इनकी लाइफ का ऐसा रहा जब इनकी लाइफ का स्ट्रगल का समय चल रहा था और इनके पिताजी मजदूरी करते थे, और जब इनका वो अचीवमेंट इनको अचीव हुआ, उस समय कुदरत को वो शायद मंजूर नहीं था जो हम ड्रीम देखते हैं। मतलब इनकी जब लाइफ सेट हुई उसके बाद कुदरत ने एक इनकी लाइफ में वो मोमेंट ला करके खड़ा कर दिया जो शायद किसी भी इंसान की लाइफ में होना नहीं चाहिए। जब इनकी जॉब लगी उसके बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया। जब इनकी लाइफ का वो समय आया जब
परिवार के साथ आप समय व्यतीत करते हैं, जीने की नए उमंग, नए सपने लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, उस समय पे इनका परिवार का एक वो अहम हिस्सा टूट गया जो शायद एक परिवार के हिस्से में कभी भी नहीं आना चाहिए। लेकिन बड़े बुजुर्ग ये बात बोलते हैं कि आप ऊपर ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर कभी नहीं हो सकते, उसकी जो मर्जी होती है उसके मर्जी के आगे हमारा जोर नहीं चल सकता। तो जो होगा अब उसको हमें सच्चाई के साथ हमें अमल करना ही पड़ेगा। अब हम सर आपसे एक दो सवाल और करना चाहेंगे। एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम गर्म करेंगे वो उतनी ही टाइट होती जाती है? मतलब एक ऐसा कोई लिक्विड फूड है जिसको हम गर्म करेंगे तो वो जम जाता है। ऑफ कोर्स गर्म करने पे तो कोई भी चीज़ पिघलना शुरू होगी, लेकिन वो अपोजिट होती है। तो वो क्या चीज़ है आप हमें बताइए। उसमें फूड भी हो सकता है, आपका फल भी हो सकता है। 3 चीज़ें होती है, फूड, फल एंड आपका लिक्विड, मतलब एक प्रकार से लिक्विड पदार्थ होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब आप थोड़ा सा आप भी वीडियो पॉज करना, सोचना कि कौन सी चीज़ है जो गर्म करने पे जम जाती है। गर्म करने पे जम जाती है जी। और वो चीज़ भी खाने की है, खाने की चीज़ है जो गर्म करने पे जम जाती है। मतलब जब गर्म करता है वेज है नॉन वेज है, आप ये क्लियर करो जब आप तो क्योंकि ऐसा तो वेजिटेरियन क्या हो जी, सकता है। इस चीज़ पे देखो सही बताऊं, मैं मेरा ओपिनियन तो ये रखूंगा भाई, नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन कई लोग जो अगर थोड़ा सा धर्म प्रवृत्ति से थोड़ा सा ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, जो थोड़ा धर्म को ज़्यादा मानते हैं, वो इस चीज़ को नॉन वेजिटेरियन में मानते हैं, और बाकी वेजिटेरियन मानते हैं। बाकी सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। बाकी हमारा सवाल सीधा सा यही था। अब इसको सब अपने अपने दृष्टिकोण से लेंगे, कोई इसको वेजिटेरियन मानेगा, कोई इसको नॉन वेजिटेरियन मानेगा, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। आई मीन तो मैं तो इसको नॉन वेज की ही काउंटिंग दूंगा, और क्योंकि अपने धर्म की तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी सोसाइटी की, अपने लोकल सोसाइटी में तो इसको नॉनवेज ही कहेंगे। एवरीबडी नॉनवेज ही कहेगा। अच्छा। और वो आई मीन एग हो सकता है। अच्छा, मतलब आप समझिए इन्होंने इतनी आसानी से इसका जवाब दिया। एक ऐसी चीज जिसको हम लिक्विड होती है लेकिन गर्म करेंगे तो जम जाती है, शायद एग ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग मीन्स अंडा। वो चीज है एक अंडा जो आमलेट के रूप में होता है, जिसको आप गर्म करते हैं तो वो बॉयल बन जाता है। हाँ, बॉयल वगैरह शायद। हाँ, IQ लेवल काफी फास्ट है। अब आप भी अपना सोच रहे हैं कि आपका कितना तेज है। एक लास्ट सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे कि आज का जो नया यूथ है वो अपने विजन, अपने गोल से भटक रहा है। तो हम आज के इस सेशन से, आपके माध्यम से, हम हमारी ऑडियंस को एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी जर्नी से वो लेकर के जाए, जो वो सीख भी सके। तो आप अपनी साइड से एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिंदगी में अमल करके अपने ड्रीम, अपने गोल को अचीव कर पाए? इस बारे में मैंने सबसे पहले भी एक ही चीज़ कही है कि अपन जो गोल है अपना, गोल को पाने के लिए कम से कम इतना अपन बल प्रयोग करें कि अपना इतना एफर्ट शुरू से लेके चले। एक मैंने वीडियो उनका क्या नाम, मालराम जी भाई साहब का भी वीडियो देखा था, तो वो मालराम जी भाई साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई थी कि रेगुलरिटी जी सबसे मस्ट है। और मैं उसमें एक चीज़ जोड़ना और चाहूँगा कि उस रेगुलरिटी के साथ टाइम और जोड़ देना कि अपने को, क्योंकि उस टाइम पे भी तो अपने को वो चीज़ लेनी है। मेरी एज है 25 साल। 25 साल के बाद में तो लेने से क्या मतलब है, जैसे मेरे को मैं ओवर एज हो जाऊंगा 25 साल में, तो 25 साल से पहले ही लेनी है। तो उसकी प्रिपरेशन उस हिसाब से लेके चलनी है कि मेरे को ये गोल ये समय में कवर करना है, डेडलाइन सेट करके, और फिर उसके लिए कितना मेरे को मेहनत करना है वो पहले से सेट करके चलनी पड़ेगी, तभी हम वो चल सकेंगे। रेगुलर चलते रहो, मंजिल पे पहुंचना है 1 घंटे में और अपन रेगुलर चल रहे हैं 2 घंटे में पहुंच रहे, तो कोई मतलब नहीं है। उसके लिए पहले से सेट करो कि अपन इसी स्पीड से चलेंगे, जब यहाँ पे इस टाइम पे पहुंच जाएंगे, इससे बिफोर पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिला के यही कहूँगा कि टाइम और निरंतरता जी, वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे पहले ज़रूरी है जी।
और मेरे जो मेरे को इस चीज़ के बारे में जो लेसन दिया मेरे चाचा जी हैं, सुनीलाल जी अंकल जो टीचर हैं, उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें सिखाई। मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वो मैं लगभग 16 साल की एज हुई थी, 10th पास की थी, उसी टाइम से फॉर्म भरना शुरू कर दिए थे। कॉल लेटर आते नहीं थे, वो इसलिए नहीं आते थे कि मेरी एज नहीं हुई थी, और मैं ये सोचता था कि मेरी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 साल का। जी। और जबकि एज रिलैक्सेशन मिलता है ओवर एज पे। हाँ, तो फिर इन्होंने मेरे को बताया कि ये इस टाइप से एज रिलैक्सेशन मिलता है। इन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया। आज के बच्चों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, साक्षरता भी अच्छी हो गई, तो सब माता पिता इतना पढ़े हुए हैं कि तुम्हारे को क्या एम है, उसके लिए क्या रास्ता है, उसके लिए माता पिता हैं, टीचर हैं। और आज के टाइम में तो गूगल बाबा इतनी बड़ी चीज़ है कि कुछ भी पूछो इससे सब कुछ आपको ऐसा बताएगा। और इतने अच्छे मोटिवेटर हैं कि जो इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं, जो आपको यहाँ नहीं मिल सकते, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे और आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो इसका यूज़ लो, बहुत अच्छी चीज़ है। डिजिटल बनो जी, डिजिटल इतना ही बनो कि अपने को जो एम है उसी तक। इसका मिसयूज़ करना मेरे लिए मैं कहूँगा कि गलत हो जाएगा। लेकिन ये अगर जीवन में इसका बहुत अहमियत है, लेकिन इसका सदुपयोग करेंगे जब तक। जी, एक ऐसा मैसेज जो हमें हमारी ज़िंदगी में लागू करना है। एक बोलते हैं एक ऐसी माला जिसमें सिर्फ हीरो की कमी थी, माला बुनी जा चुकी थी लेकिन हीरो की कमी थी, उसमें हीरे भी लगा दिए गए। मालीराम जी सर के जर्नी में एक चीज़ बताई उन्होंने कि आप निरंतर बहते रहिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो इन्होंने वो बात बताई कि आप निरंतर तो बहिए, लेकिन निरंतर बहने में आपका समय के साथ पंक्चुअलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक स्पोर्ट्स एथलेटिक्स बनना चाहते हैं तो आप ये कोशिश करें भाई मैं 25 साल में जाकर के अब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको उस चीज़ की ट्रेनिंग आपके 10 साल से शुरू करनी पड़ेगी, तब आप एक स्पोर्ट्स एथलेटिक्स के किसी भी फील्ड में जाने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी एक ऐसी डांसिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उस डांसिंग लाइन में जाने के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी 10th या 12th ईयर के बाद से स्टार्ट होनी जरूरी है, क्योंकि आपका उस चीज़ में परफेक्शन आना जरूरी है। अब मैं चाहूँ भाई मैं 25 से 30 साल के बाद में उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ तो वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। समझो इस बात को, आपके टाइम पंक्चुअलिटी, आपका टाइम का मैनेजमेंट वो बहुत महत्वपूर्ण है। समय महत्वपूर्ण है, उसके साथ आपका बहना भी महत्वपूर्ण है। इनकी ज़िंदगी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आपको कौन सी बात सबसे बेहतर इंस्पायर कर पाई, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आने वाले वीडियो में हम जो भी चीज़ें लेकर के आएंगे वो हम इतनी ज़बरदस्त होने वाली है जो हम इनकी लाइफ से सीखेंगे, और वो चीज़ें मैं मेरी लाइफ में भी अमल करूँगा। क्योंकि हर चीज़ आप सीखेंगे, अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे, तभी आपको उसके रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। हम चाहते हैं, हम गलती आज कर रहे हैं, हमें उसके परिणाम कल नहीं मिलेंगे। जो आप गलती करोगे उसके परिणाम आपको मिलने निश्चित हैं, चाहे वो 1 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिलने निश्चित हैं। आप जो बेहतर चीज़ करते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, लेकिन एक समय बाद जरूर लौट करके मिलेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। जो स्किल्स आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जरूर सफल और कामयाब आप होंगे। तो आपका धन्यवाद।